गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा है वैदिक गणित। अब दूसरा टॉपिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, दो चरों की रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। दो चर यानी ऐसे समीकरण जिसमें दो चर होते हैं उसे दो चर वाली समीकरण कहेंगे, और यदि उनमें चर राशि की अधिकतम घात एक हो तो उन्हें रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक हो तथा उसमें दो चर हो तो उसे दो चरों की रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चरों की रैखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। ये समीकरण देखिए आप, ये दो चर की रैखिक समीकरण है। इसमें x की अधिकतम घात 1 है और y की अधिकतम घात 1 है। तो यहाँ दो चर है x और y और उनकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये दो चरों वाली एक रैखिक समीकरण है। एक समीकरण जो होती है ये एक सरल रेखा को निरूपित करती है, और एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, तो एक समीकरण के भी अनंत हल होते हैं। लेकिन यदि इनका हमें कोई हल प्राप्त करना हो तो उसके लिए दो समीकरण होनी चाहिए, क्योंकि यह समीकरण युग्म होता है। तो इस समीकरण युग्म में मानक रूप a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ये इन समीकरण युग्मों का मानक रूप होता है, जहां a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 ये इनके गुणांक कहलाते हैं। अब एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हमने एक उदाहरण लिया 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, और एक दूसरा लिया है 3x प्लस 4y बराबर 7। अब इन दोनों समीकरणों से हमें यदि इनके गुणांकों के मान ज्ञात करने हो तो हमें इन समीकरणों को सर्वप्रथम इनके मानक रूप में बदलना होता है। तो मानक रूप में बदलने का अर्थ होता है सभी मानों को एक ही पक्ष में रखना और बराबर में 0 होना चाहिए। तो आप देखेंगे पहले समीकरण में बराबर में 0 है, तो ये हमारी मानक रूप में है। लेकिन जो दूसरी समीकरण है इसमें बराबर में 7 है। इस 7 को हम पक्षांतरण करके बाएं पक्ष में ले आएंगे, तो यहाँ दाएं पक्ष में 0 हो जाएगा, यानी कि दोनों समीकरण हमारी मानक रूप में हो जाएगी। तो हम इसमें 7 का अगर पक्षांतरण करें तो ये हमारी दूसरी समीकरण मानक रूप में बदल गई। अब हम इन दोनों समीकरणों की इन मानक रूपों से तुलना करके गुणांकों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले समीकरण में गुणांक a1 b1 और c1 है, और यहाँ पहली समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 है। तो आप देखें मानक रूप में a1x यहाँ 2x, अर्थात a1 का मान 2 हो गया, b1y यहाँ है 3y, तो b1 का मान 3 होगा, प्लस c1 यहाँ है प्लस 5, तो c1 का मान 5 हो गया। अब दूसरी समीकरण a2x और यहाँ है 3x, तो a2 का मान 3 प्लस b2y यहाँ है 4y, तो b2 का मान हो जाएगा 4, और प्लस c2 और यहाँ है -7, तो c2 का मान -7 होगा। तो ये जो मान है ये इनके गुणांक कहलाते हैं, और इनके मान को मानक रूप से तुलना करके समीकरणों की और ज्ञात किया जाता है। अब
जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये दो चरों की रैखिक समीकरण है, तो इनसे एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और यदि हम दोनों समीकरणों से दो सरल रेखाएं बनाएं तो इसकी तीन स्थितियां बनती है। एक स्थिति ऐसी बनेगी जैसे ये एक समीकरण से प्राप्त रेखा और ये दूसरी समीकरण से प्राप्त रेखा। अब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। एक स्थिति ये प्रतिच्छेदी रेखाएं की प्राप्त होगी। एक रूप इसका ये भी हो सकता है कि जब हम पहले समीकरण का आलेख बनाएं और दूसरी समीकरण से भी आलेख बनाएं तो दोनों रेखाएं समांतर होगी, अर्थात हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। तीसरी स्थिति में एक समीकरण से आलेख बनाएंगे और जब दूसरी समीकरण से आलेख बनाएंगे, एक रेखा बनाएंगे, तो वह रेखा इस रेखा के ऊपर ही बनेगी, उसके सारे बिंदु इस रेखा के ऊपर रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम दोनों रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं। तो जब दो समीकरणों से हम दो आलेख खींचते हैं रेखाओं के, तो उसके तीन स्थितियां प्राप्त होती हैं। पहली स्थिति प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरी स्थिति समांतर रेखाओं की और तीसरी स्थिति संपाती रेखाओं की। अब हम इन गुणांकों की तुलना करके भी इन स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बिना आलेख बनाए। कई बार हमें सिर्फ स्थिति बतानी होती है और कम समय में और सरलता से हम केवल गुणांकों की तुलना करके इन रेखाओं की स्थिति बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी होगी। तो इसकी तुलना करके कैसे बताएंगे, इसको समझेंगे। तो इसके लिए हमें इन गुणांकों का अनुपात ज्ञात करना होगा और उस अनुपात की तुलना करेंगे। तो गुणांकों के अनुपात का अर्थ होता है कि हम A1 और A2 का अनुपात ज्ञात करेंगे, B1 और B2 का अनुपात ज्ञात करेंगे, C1 और C2 का अनुपात भी ज्ञात करेंगे। तीनों अनुपातों ज्ञात करके इनकी तुलना करेंगे। तुलना करने का अर्थ है कि सर्वप्रथम हम इनको देखेंगे कि इनमें क्या स्थिति बन रही है। एक स्थिति ऐसी बनती है जब A1 A2 का अनुपात और B1 B2 का अनुपात समान नहीं होता है। एक स्थिति ऐसे बनेगी। दूसरी स्थिति कि यदि इनका अनुपात समान है तो हम C1 C2 के अनुपात को देखेंगे। यदि इनका अनुपात समान नहीं है तो हमें C1 C2 के अनुपात की आवश्यकता नहीं है। यदि इनका अनुपात समान है, A1 A2 बराबर B1 बटा B2। अब ये दोनों स्थितियां ऐसी है जिसमें इनके अनुपात समान है। यदि ये अनुपात समान हो तो हम C1 C2 के अनुपात को देखेंगे। क्या C1 C2 का अनुपात भी इनके समान है या इनसे अलग है? तो इसके लिए दो स्थितियां होगी कि C1 C2 का अनुपात इनके समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इन गुणांकों के जो अनुपात है उसकी तुलना करने पर ये तीन स्थितियां प्राप्त होती है। पहली स्थिति जब A1 A2 का अनुपात और B1 B2 का अनुपात समान नहीं है। दूसरी स्थिति जब इनके अनुपात समान है तो हम C1 C2 का अनुपात देखेंगे। C1 और C2 का अनुपात इन अनुपात के समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इससे हमें दो स्थितियां प्राप्त होगी। तो अब इन तीनों स्थितियों से हम इन रेखाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। यानी कैसे पता लगेगा?
यदि A1 A2 और B1 B2 के अनुपात समान नहीं है तो ये दोनों ही रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। तो दोनों ही रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का अर्थ होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करने का अर्थ होता है कि एक बिंदु इन दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ होता है। यानी देखिए, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका अर्थ है कि एक बिंदु इन दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ है। तो इस बिंदु को जो निर्देशांक होंगे वही इन समीकरणों का हल कहलाता है। यानी इनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ है, अतः इन रेखाओं का एक अद्वितीय हल है। दूसरी स्थिति, जब तीनों अनुपात समान हो तो ऐसी स्थिति में हमें समपाती रेखाएं प्राप्त होगी। समपाती रेखाओं का अर्थ है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, यानी दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी। ऐसी स्थिति में बहुत सारे बिंदु हैं जो दोनों रेखाओं में कॉमन है, यानी यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब तीसरी स्थिति ऐसी होगी जहां A1 A2 का अनुपात और B1 B2 का अनुपात तो समान है, लेकिन C1 C2 का अनुपात इनके समान नहीं है। ऐसी स्थिति में ये दोनों ही रेखाएं समांतर रेखाएं होगी। समांतर रेखाएं, तो आप देखेंगे कि दो समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा। तो ऐसी स्थिति में इन रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। और यदि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है तो उसे असंगत हल कहते हैं। असंगत समीकरण युग्म या असंगत समीकरण निकाय कहा जाता है। और अगर हल होता है तो उसे संगत कहते हैं। तो यहाँ पहली दोनों स्थितियों में ये संगत है, और तीसरी स्थिति जो है वो असंगत है। तो इस प्रकार आप इनके गुणांकों की तुलना करके इनकी रेखाओं की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बिना आलेख बनाए। अब हम एक उदाहरण से इनकी स्थितियों को समझते हैं कि इनके गुणांकों के हल, समीकरणों का युग्म कैसा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, समपाती रेखाएं होगी या समांतर रेखाएं होगी। हम गुणांकों की तुलना करके भी ज्ञात कर सकते हैं। हम एक दो उदाहरणों से इस स्थिति को समझते हैं। ये मैंने दो समीकरण लिए, इनके गुणांकों का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम इनको मानक रूप में बदलेंगे। मानक रूप में बदलना यानी सभी पदों को एक ही पक्ष में रखना और बराबर में 0 लाना। इसके लिए हम 7 और 14 इन दोनों का पक्षांतरण करेंगे और
बराबर में 0 आएगा। तो देखिए पहली समीकरण 2x प्लस 4y 7 का पक्षांतरण करेंगे तो -7 होगा और बराबर 0। अब दूसरी समीकरण में 6x प्लस 12y इस 14 का पक्षांतरण करेंगे तो -14 बराबर 0। अब दोनों समीकरण मानक रूप में हैं। अब इनकी मानक रूप से तुलना करके इनके गुणांकों का मान ज्ञात करते हैं। तो आप देखेंगे कि पहली समीकरण 2x यानी कि x का गुणांक 2 है तो a1 का मान 2, 4y y का गुणांक 4 है तो b1 का मान 4 और c1 यहाँ -7 है तो c1 का मान -7। अब दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ a2x की जगह 6x यानी कि a2 का मान 6, b2 का मान 12 और c2 यानी कि अचर पद -14। अब हम इनके गुणांकों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो a1 बट्टा a2 2/6। अब ये दोनों ही पद 2 से कट रहे हैं तो इनको सरल अनुपात में लिखेंगे 1/3। फिर b1 बट्टा b2 तो 4/12 इनको भी सरल अनुपात में बदलें। दोनों ही संख्या 4 से विभाजित हो रही है तो 4 से 1 बार 3 बार और c1 बट्टा c2 तो c1 का मान -7, c2 का मान -14। अब दोनों ही -7 से विभाजित हो रहे हैं तो इनको भी सरल अनुपात में बदलेंगे। तो ये हमने इन गुणांकों के अनुपात ज्ञात किए। अब इन अनुपातों की तुलना करने पर हम ये देखेंगे कि a1 a2 और b1 बट्टा b2 इनके अनुपात समान है और c1 बट्टा c2 का अनुपात इनसे भिन्न है। यानी हमारी कौन सी स्थिति बन रही है, a1 बट्टा a2 का अनुपात बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन ये भिन्न है c1 बट्टा c2 से। तो अभी जो मैंने 3 स्थितियां बताई थी उसमें ये तीसरी स्थिति है। यानी कि यहाँ समीकरण कैसी होगी, इनका जो आलेख बनेगा वो कैसा होगा, यहाँ हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। यानी इनसे जो आलेख बनेगा वो समांतर रेखाओं का होगा और इनमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ये था एक उदाहरण। एक और उदाहरण लेके इसको और अच्छे से समझेंगे। ये 2 समीकरण हैं। इन समीकरणों को सबसे पहले मानक रूप में बदलेंगे। मानक रूप में बदलने के लिए आप देखेंगे पहली समीकरण बराबर 0 है यानी कि यह मानक रूप में है और दूसरी समीकरण बराबर 7 है। तो इसमें हम 7 का पक्षांतरण करके इसको मानक रूप में बदलते हैं। तो 7 का जब पक्षांतरण करेंगे -7 हो जाएगा और बराबर में 0। तो यहाँ 2 समीकरण, दोनों ही समीकरणों को हमने मानक रूप में बदल दिया। अब इनकी यदि हम मानक रूप से तुलना करें तो मानक रूप पहली समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a1 का मान 3, b1 का मान 4 और c1 का मान 5 प्राप्त होगा। अब दूसरी समीकरण की मानक रूप से तुलना करते हैं तो a2 का मान 4, b2 का मान
5 और C2 का मान -7 प्राप्त होता है। अब इन गुणांकों की अनुपात ज्ञात करेंगे, A1 बट्टा A2, तो 3/4। अब 3/4 एक सरल अनुपात है, ये आगे हल नहीं होता है। B1 बट्टा B2 4/5 और C1 बट्टा C2 यानी 5/-7 यानी कि -5/7। तो आप देखेंगे सबसे पहले इन प्रथम दो अनुपात A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 को, क्या इनके मान समान है? यदि इनका मान समान हो तो हमें C1 बट्टा C2 का अनुपात देखना है। यदि इन दोनों का मान अलग अलग है, ये भिन्न समान नहीं है, यानी जैसा कि यहाँ पर है कि ये A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तो हमें C1 बट्टा C2 के अनुपात की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारी पहली स्थिति थी। पहली स्थिति जब A1 A2 और B1 B2 का अनुपात समान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ही रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। तो ये थी हमारी दो चरों की रैखिक समीकरण, और उसके बारे में हमने कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब आज की क्लास में हमने दो चरों की रैखिक समीकरण की कुछ सामान्य जानकारी, बेसिक जानकारी, उनके गुणांकों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब कल की क्लास में हम इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे कि इनको हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं और हमारे अभी 10वीं के कोर्स में कौन सी विधि है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इन समीकरणों को हल करेंगे।